हेलो एवरीवन। सो एज यू नो कि नीट 2025 का सिलेबस अपडेट हो गया है और हमारा जो एनएमसी है उसने इसको पब्लिश किया है ऑन 17th ऑफ दिसंबर। तो लेट्स डिस्कस कि इस सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए और किस तरीके से पूरी चीजें हमारे पास हुई हैं। ओके ठीक है। तो बेटा देखो, एनएमसी जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, 14th को इन्होंने ये नोटिस जो है वो निकाली थी, बट पब्लिश किया था इन्होंने 17th को। इसमें बेसिकली इन्होंने जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं 2025 के लिए, तो उनको सिलेबस क्या है, क्या उसमें थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने अपडेट दिया है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। बेटा सबसे पहले इसमें कुछ नया नहीं है, सब आप तुम एक बार हम पीडीएफ डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें जो है सबसे पहले अगर हम फिजिक्स में बात करें कि फिजिक्स में क्या सिलेबस में कुछ बदलाव है कि नहीं है, तो बेटा देखो क्या है कि जो 2024 में जो सिलेबस था उसी को एज इट इज इन्होंने रखा है। फिजिक्स एंड मेजरमेंट, एक्चुअली यहाँ पे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स बात वही है, पहला चैप्टर जो आपकी क्लास 11th में होता है। सीबीएसई का जो सिलेबस 11th और 12th में है ना, वही चीज़ यहाँ पे भी है नीट के भी सिलेबस में। बहुत थोड़ा सा बदलाव है फिजिक्स में, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ये वही सिलेबस है जो सीबीएसई 11th में चलता है, वही नीट में भी है। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये जितने भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज सेम एज ऑफ द 2024। रोटेशनल मोशन में भी सब कुछ वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट कहीं पे भी बदलाव हुआ ही नहीं है। जो तुम्हें नहीं पढ़ना है या जो एड ऑन हुआ है, मैं उस पॉइंट पे फोकस कर लेता हूँ। बाकी 11th और 12th का जो सिलेबस होता है एग्जैक्टली वही है। कहाँ पे कुछ एड ऑन है उसके बारे में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहाँ पे होता है, बेटा यहाँ पे सब कुछ सेम है। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में आपको फोकस करने की जरूरत है। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम 11th में भी होता है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा इसमें ध्यान देना, सेकेंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसा कि सीबीएसई के भी सिलेबस में नहीं है और नीट के भी सिलेबस में नहीं था। इसमें जो कार्नाट हीट इंजन होता है बेटा वो नहीं है, ठीक है। केवल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया गया है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सब कुछ सेम है, जैसा पहले था वैसा ही है, कोई भी बदलाव नहीं है। ऑक्सीलेशन एंड वेव में भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ से क्लास 12th का सिलेबस जो है हमारा वो स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखो आप सब कुछ वही है, कुछ भी बदला नहीं है। आप इस पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे इसको। बाकी जो है कहीं पे कोई बदलाव नहीं। जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है फिजिक्स में वो देखो बेटा कहाँ पे आता है, ये सब कुछ वही है। कोई भी इस चैप्टर में तनिक भी आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल पहले जैसे ही है। एक्स्ट्रा आपका आ जाता है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होती है। कुछ बुक्स उठाते हो तुम लोग तो उसमें क्या होता है कि रेडियोएक्टिविटी के बारे में होता है, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो हमारा चैप्टर है इसमें रेडियोएक्टिविटी नहीं है, रेडियोएक्टिविटी नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। रेडियोएक्टिविटी को आपको डिस्कस नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में थोड़ा सा बदलाव है, इसको आप देखेंगे। बदलाव का मतलब पिछले वाला ही सिलेबस है, जो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होते हैं, बच्चे लोग पहले की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें होती हैं, जैसे रेडियोएक्टिविटी होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसे नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक चीज आप नोटिस करिएगा, यहां पे देखो सेमीकंडक्टर डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग डायोड, उसके बाद से आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल एंड जेनर डायोड। देखो सीबीएसई के कोर्स से ये थोड़ा सा अलग है। सीबीएसई के कोर्स में देखो बेटा ये फोटो डायोड नहीं है, ठीक है। एक्चुअली लाइट इमिटिंग डायोड भी नहीं है सीबीएसई के कोर्स में। जो 11th 12th क्लास के जो बच्चे पढ़ते हैं तो ये चीजें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। और बाकी तो है ये पिछले साल का ही सिलेबस जो नीट के एस्पिरेंट्स है उनके लिए, तो आप इसको देखिए। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी ये थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, फोटो डायोड पढ़ना है ज्यादा, सोलर सेल, जेनर डायोड ये ज्यादा पढ़ना है, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर यानी उसका एप्लीकेशन ये ज्यादा पढ़ना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये लॉजिक गेट बेटा 2 नंबर आपका दिलाने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये सीबीएसई के कोर्स में नहीं होता है बट नीट के कोर्स में होता है। तो ये है हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस जो कि पिछले साल का ही सिलेबस कॉपी किया गया है। बाकी इस पीडीएफ से आप पूरी तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में भी इस तरीके से कोई बदलाव है नहीं। बाकी बायोलॉजी के बारे में क्या कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैम आपको बताएंगी। मैम तो बेटा अगर हम बात करते हैं हमारे पास बायो में, तो आपको एज इट इज पता है कि 11th एंड 12th का बायो एज इट इज ये, बस कुछ चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो स्टडी की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि देखो सारे के सारे सिलेबस आपके पास सेम है। जैसे कि आपके पास व्हाट इज लिविंग भी है, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, आपके पास द प्लांट किंगडम भी है, एनिमल किंगडम भी है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास एज इट इज है, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास 11th के चैप्टर्स में, तो क्लास 11th के चैप्टर्स में जो आपको ध्यान देने वाली चीज है वो है ये फैमिलीज। ये फैमिलीज आपको अच्छे से पढ़ने, किसी भी फैमिली को आपको छोड़ना नहीं है, सारी की सारी ये न्यू फैमिली है। 2024 के भी सिलेबस में ये चीज ऐड की गई थी, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब एनिमल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंसेक्ट और फ्रॉग,
इंसेक्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो इंसेक्ट आपके पास कौन सा है, कॉकरोच है, ठीक है। एंड कॉकरोच के अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने क्या दे दिया, फ्रॉग की भी बात कर दी है, राइट। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ही अच्छे से पढ़ना, आप किसी भी चीज को अलग मत करिएगा, किसी भी चीज को छोड़िएगा मत, ये चीज आपको अच्छे से देखनी है, राइट। इसके आगे अगर हम बात करें बेटा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज इट इज पूरा सिलेबस है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, आपको क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस के अलावा रेस्पिरेशन करना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है, वो भी सारी चीजें एकदम एज इट इज सेम है, ठीक है। कोई भी चीज इसमें से अलग नहीं हुई है, सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है, फाइन। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, आपको क्या पढ़ना है बेटा, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन फुल पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन देखना है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देखना है, लोकोमोशन की बात करें। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जितने भी डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, सारे के सारे डिजीजेस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा इन द डिटेल्ड वर्जन, ओके। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या कट है बेटा, आई और ईयर, ये दो चीजें क्या है, ये दो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, ये दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे क्या है बच्चा, कट है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। प्लस यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है बेटा, ये कुछ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, राइट। ये जो कुछ डिसऑर्डर्स है, जैसे एलिसंस डिजीज, एक्रोमेल्गी, राइट, हमारे पास क्रिटिनिज्म हो गया, तो गोइटर हो गया, ये सारी के सारी डिजीजेस को आपको ब्रीफ में पढ़ना है। इस चीज को ध्यान रखिए, बिकॉज यहाँ पे ये चीज मेंशन की गई है दैट ऑल द डिजीजेस मस्ट बी क्या होना है, हमारे पास डिल्ट होना है इन दी ब्रीफ, राइट। 12th की बात करें, तो 12th के सिलेबस में एज इट इज पूरा सिलेबस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ भी कट नहीं हुआ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ भी कट नहीं हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी एज इट इज आपको मिल जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो आपके पास डिजीजेस है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिंस्टर सिंड्रोम, ये सारे के सारे सिंड्रोम्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। इवोल्यूशन में भी एज इट इज पूरा चीज है, हेल्थ एंड डिजीज में भी एज यू कैन सी कि हमारे पास ये जो डिजीजेस हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। जैसे चिकन आपके पास है, ठीक है, इसके अलावा रिंग वॉर्म, डेंगू, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, राइट। एंड माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें, तो वही जितनी पुरानी चीजें थी, 2024 का सिलेबस था, एज इट इज उसको क्या किया गया है, कॉपी किया गया है। बायोटेक भी पूरा आपके पास है। एंड इकोलॉजी की भी बात करें, तो इकोलॉजी में आप जो हमारे पास रह जाता है ना, वो क्या रह जाता है बेटा, आपके पास रेड डाटा बुक रह जाता है, तो इसको भी ना आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट हो गया आपके पास, इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब आप इसमें क्या करोगे, ओल्ड एनसीईआरटी के साथ साथ न्यू एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ चीजें ओल्ड एनसीईआरटी में है, कुछ चीजें न्यू एनसीईआरटी में, तो आप किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते हो। एज वेल एज वी आर हेयर टू हेल्प यू टू गो थ्रू दिस नीट एग्जामिनेशन, एंड डेफिनेटली वी विल सी कि हम इस एग्जाम को कैसे क्रॉस करते हैं, राइट। बेटा एक चीज़ मैं तुमको बता दूं मैम, एक चीज़ मैं तुमको बता दूं, जैसे बच्चे लोग अभी तक तुमने बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया होगा, अभी भी तुम्हारे एग्जाम के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ प्रिपरेशन के लिए है, एंड 5th मंथ में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। देखो क्या है कि पूरे सेशन में जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, लास्ट मोमेंट पे उन्हें भी बेहतर रिवीजन की जरूरत है। और कुछ बच्चे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं, हो सकता है किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, कुछ फैमिली इशू हो सकता है या उनका हेल्थ इशू हो सकता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे ईयर ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं बेटा, बट अभी भी तुम्हें कम बैक करने का पूरा ही मौका है। बिकॉज जो लोग पहले से पढ़ रखे हैं उन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है, और तुम कुछ नहीं पढ़ रखे हो, कोई बात नहीं, तुम उनसे डबल मेहनत कर लेना, तो तुम भी पूरी तरीके से अभी भी फील्ड में हो, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिए, होपफुली तुम बेस्ट करोगे। बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत मतलब डरावना पेपर है। तुम लास्ट ईयर के पेपर्स उठा करके देखो, बहुत ज़्यादा ईजी है नीट का एग्जाम क्रैक करना। तो आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे तरीके से अपना मोटिवेशन मेंटेन रख करके रखेंगे, पॉसिबिलिटी है पूरी तरीके से कर ले जाने की। आई होप यू विल डू बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियोज़ में।